पकड़ लिया कुर्सी को पकड़ना करो। कुर्सी पकड़ना करो। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा उसके बारे में आप लोग की क्या राय है, क्या किया बेसिकली यहाँ पर उन टीचर ने, वो अच्छा किया या फिर गलत किया, आप लोग की क्या राय है इसमें। यानी टीचर जो होता है ना, वो बच्चों को प्रॉब्लम से निकालता है यार, प्रॉब्लम में डालता नहीं, उसमें दिखाएगी वो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं उनको। एक तरीके टीचर जो है प्रॉब्लम में डाल रही है, अपनी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे बच्चे जो है कितने परेशान हो जाए। तो ये तो टीचर के नेचर का एक अपोजिट नेचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि टीचर जो है वो बच्चों के साथ में हर प्रॉब्लम में खड़े होते हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए, ना कि बच्चों को प्रॉब्लम में डालकर अपनी लाइफ का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर बच्चे पानी में हैं तो टीचर को भी पानी में उतर जाना चाहिए था। ऐसी भी वीडियोस मैंने देखी है कि टीचर जो है पानी में डूब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो एज ए टीचर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बाकी एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया कि सर आप एक टीचर हो, आप इनके बारे में क्या बोलेंगे। क्या ही बोलो यार, मुझे देखकर पर्सनली मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग ही क्या रहे, आप लोग जरूर बताना। ये कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। वीडियो में आधी से ज़्यादा वीडियो में जो है आवाज़ नहीं थी, उसको फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ जगह देखने को मिलेगा। बाकी काफ़ी जगह हटा दिए है, मैक्सिमम जगह तो जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग इसको ये देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको टॉलरेट कर लेना ठीक है। स्टार्टिंग में ये कुछ बाकी हटा दिया है, काफ़ी कुछ मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों का कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो, ये आप लोग को जरूर बताना है। बड़ी शानदार बात बोलेगी कि माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे कि जो लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर बोला जाता है कि गलतियों से सीखो, पर लेकिन चाणक्य साहब ये बोलते हैं कि गलतियां कर कर सीखोगे तो जिंदगी छोटी बढ़ जाएगी। आज की डेट में मैक्सिमम जो मेल आते हैं ना, उसमें से 70 से 80% जो मेल रहते हैं वो रहते हैं जो रिलेशनशिप के मारे होते हैं। आप लोग रिलेशनशिप में जाते हो, ये अच्छी बात है, पर लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है तो फिर ये बुरी बात है। तो जिंदगी में ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। देखिए रिलेशनशिप में एक इंसान ऊपर जा रहा है, एक इंसान नीचे जा रहा है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर रिलेशनशिप में जाते नहीं, और एक बात और देखने को मिलेगी, जो रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी, वो इंसान ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू जो रिलेशनशिप में नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे एक बच्चा हॉस्टल में रहता है और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल घर से अपना सारा काम कर रहा है। तो जो हॉस्टल में रहने वाला जो प्राणी है वो ज्यादा चतुर प्राणी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा ही रिलेशनशिप का फंडा है, कई सारे लोगों को आबाद कर देती है और कई सारे लोगों को बर्बाद कर देती है। तो जो आबाद हो जाते हैं वो अच्छे गुणगान करते हैं और जो बर्बाद हो जाते हैं वो उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं। इसके बारे में एक आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, मोबाइल का एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट है। तो बिल्कुल रिलेशनशिप भी ऐसी है, बिल्कुल यार बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप लोगों का मजा आने वाला है। रिलेशनशिप भी बिल्कुल ऐसी है, क्यों, रीजन उसका यह कि जब आप लोग इन चीजों को देखते हैं तो यहां पर जिसका मोबाइल जो है वो उसके ऊपर हावी हो गया, भाई साहब उसको लग रहा है कि मोबाइल बेकार चीज है, और जो अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम निकाल रहा है उसको लग रहा है मोबाइल अच्छी चीज है। तो हर एक चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड होती है कि आप लोग उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। इंसान तो ऐसे हैं जो कि आप लोग देखने को मिलेगा, एक इंसान ऐसा है कि मीठा खा खा के मर गया, ठीक है। एक इंसान ऐसा है कि मीठा जो खा रहा है वो मजा लेने के लिए खा रहा है कि यार जरा सा मीठा खाया तो मन तृप्त हो गया। तो ये सारी चीज, अगर कोई चीज अति में हो जाती है तो फिर वो क्षति पहुंचाती है। तो आप लोगों को देखना है कि इसको अति में होने देना है या फिर नहीं होने देना है, ठीक है। आज का जो डे है ये है इंटरनेशनल टाइगर डे। इसको नॉर्मली हम लोग ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं। 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब फूड चेन के बारे में बात करते हैं तो टाइगर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी माना जाता है, सबसे ऊपर आप लोगों को टाइगर देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि इनकी संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए। तो दुनिया तो संख्या बढ़ा नहीं पाई, पर हम लोगों ने इनकी संख्या जो है वो जरूर बढ़ा ली। अगर आप लोग टाइगर सेंसस के बारे में बात करते हैं तो टाइगर सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया गया था सबसे पहले 2006 में, फिर 2010 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में। ऐसे अगर आप लोग बढ़ते चलोगे तो टाइगर सेंसस आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर, ये हम लोग कहाँ से 1411 से 2967 तक पहुंच गए थे 2018 में। मैंने बताया 4-4 साल बाद होता है, जी हाँ बिल्कुल। अब की बार का जो टाइगर सेंसस था यहाँ पर 3167 संख्या यहाँ पर इनकी हो गई। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेकर इनको डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया में हम लोग टाइगर कंट्री हैं, वो कैसे
कि वो नहीं कहते कि आधे में राम और आधे में गाम। दुनिया में हमारी जो संख्या है टाइगर की वो 3000 से भी ऊपर है, और दुनिया की मिलाओगे सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर रखने वाली कंट्री वो है 433। तो समझ सकते हैं कि सबको मिला भी लोगे एक जगह तभी भी हम लोग इनसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन है हमारे देश में टाइगर की, अगर आप लोग देखोगे तो इनको ऐसे ही नहीं आ गया। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूं, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और 1973 का टाइगर केस भी है जिसको केशवानंद भारती केस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उनके साथ में याद रख लेना। तो तब से एफर्ट डालने स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तब जाकर हमको ये रिजल्ट मिला है। तो मेहनत का रिजल्ट मिलता है, पर थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पेशेंस का रिजल्ट है कि दुनिया में हम लोग इस लार्ज स्केल पर टाइगर की संख्या को ये प्रोटेक्ट कर पाए और इस संख्या तक बढ़ा पाए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आज है बेसिकली आज जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर एक कोटेशन जो कि एग्रीकल्चर के बारे में है। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में, इंसान को एक बार को अगर रोटी न मिले तो उसकी जिंदगी नहीं चल पाएगी। भले ही एक बार को बदन पर कपड़ा और सर पर मकान ना हो, पर रोटी इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो एग्रीकल्चर अगर फेल हो जाता है तो एवरीथिंग फेल हो जाता है, ये बोला गया है। MS स्वामीनाथन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी हैं एग्रीकल्चर के, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। आप लोग इसको एस्से में यूज कर सकते हो, एस्से आगे इसके ऊपर, हाँ एस्से में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, आंसर राइटिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसी क्वेश्चन के बारे में अगर एग्रीकल्चर के बारे में है तो उसको स्टार्टिंग में कोटेशन अगर यूज कर लोगे तो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को मजा आएगा उसमें। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कल को इससे रिलेटेड निबंध भी बन जाए, ऐसे बन जाए, तो उसको लेकर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, कल से आप लोगों की टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए कि टेस्ट सीरीज कैसे होगी, क्या टाइम होगा। तो उसका सारा शेड्यूल, सारी डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर क्लासेस, जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर ये नोट से रिलेटेड, ये आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर ये आप लोग ये कोर्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है पेड कोर्सेज के अंदर में। फिर यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में अगर जाकर उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा ये CSET और GS के 60 से भी ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के पूरे साल में। ये याद रखना, प्रीलिम्स तक यहाँ पर ये टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब आप लोग जाओगे हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज रहेगी तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। पता नहीं वेबसाइट पर कुछ चीजें शो नहीं हो पाती हैं सिस्टमेटिक में, पर एप्लीकेशन पर सारी चीजें, टाइम भी रहेगा आप लोगों को और डेट भी डिफाइड देगी यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों का कैसे हुआ करेगा, जनरल स्टडी की हो गई जैसे आज, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ करेगा वो जनरल स्टडी का भी होगा और CSET का भी होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऑल्टरनेट वीक पर आप लोगों का CSET देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर 60 के करीब आप लोगों के टोटल जो आप लोगों की टेस्ट सीरीज में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 40 के करीब आप लोगों के जो रहेंगे वो आप लोगों के रहेंगे बेसिकली GS के, और आप लोगों के 20-25 के करीब आप लोगों के रहेंगे CSET के, क्योंकि वो ऑल्टरनेट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा पूरा पैटर्न। और किसी को अगर अलग अलग ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं यहाँ पर GS का और CSET का। तो बहुत ही एक मिनिमम प्राइस में रखा गया, फुल टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और CDS के भी है, टाइम वही रहेगा जो टाइम रहता है जो एग्जाम में रहता है, चाहे CDS हो चाहे CSET हो, तो 9:30 से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक है। और इसी के साथ में जैसा मैंने बताया, ये इसमें एक क्लास और अपडेट कर दी गई है। जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें क्लास कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो जैसे आप लोग यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर रहे हैं PSIR के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सब्जेक्ट देखो, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, तो आप लोग यहाँ पर जाइए। तो इसमें आप लोग जब नीचे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो लेक्चर है। आप लोग यहाँ पर देखें, ये लेक्चर है आप लोगों के सामने। कल एक लेक्चर और अपलोड कर दिया गया जो डेमो लेक्चर है। किसी भी क्लास को ज्वाइन करो, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देख लो, ताकि आप लोगों का सेटिस्फेक्शन हो, तो ही उसको आप लोगों को अपना पार्ट बनाना है, वरना इग्नोर करिए। ठीक है, वरना तो चलती रहती है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने पूरी डिटेल है यहाँ पर, किस किस तरीके से चलने वाला है यहाँ पर ये। ठीक है, ये आप लोगों का मेंस तक रहेंगी सारी चीजें अवेलेबल, खासकर जब तक आप लोगों का मेंस नहीं हो जाता है। तो ये याद रखना। तो 2 सब्जेक्ट है, इनको भी आप लोग देखते हैं। जिस भी चीज में ज्वाइन करें, हर एक चीज के नीचे जाएंगे आप लोग, तो आप लोग को सारे उसके डेमो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो डेमो लेक्चर देखे बिना आप लोग ज्वाइन ही मत कीजिए। देखिए ये सारे डेमो लेक्चर हैं, CSET के भी, पॉलिटी के भी, सोसाइटी के भी यहाँ पर हैं। ये इंग्लिश CSET हो गया, ये यहाँ पर जियोग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स के, यहाँ पर साइंस एंड टेक के, ये सारे आप लोगों के डेमो लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये दुनिया भर के डेमो लेक्चर जो है फ्री कर रखे हैं, ताकि आप लोग अगर गाइडेंस की भी चाहिए तो गाइडेंस आप लोग देख लीजिए सारे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें देखकर ही चीजों का पार्ट बनिए, फिर आप लोग एक तरीके से ना सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ सही जगह है या फिर नहीं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें हैं। बाकी ये डिस्काउंट कोड है, ये 31 जुलाई तक है, इनको आप लोग देख लेना। उसके बाद में तो फिर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या डिस्काउंट रहेगा, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से ज्वाइन कर लेना, जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट दिखाई थी मैंने, वेबसाइट है जो बेसिकली वो है studyloverview.in के नाम से। यहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना, वरना एप्लीकेशन आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो टेस्ट होगा 9:30 बजे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया।
और बाकी का जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का 5 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर का टेस्ट चल रहा है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से जाके। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर हेल्प नंबर पर जाकर आप लोग चैट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ऑल द बेस्ट यार, जो भी टेस्ट देगा अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर चलो शानदार तरीके से। ओके, इस दुनिया को अगर सबसे खूबसूरत जगह बनाना है जहां पर हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके, तो उसमें एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। पर लेकिन एजुकेशन तो कैसी एजुकेशन? कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑनलाइन एजुकेशन पसंद आती है, कई सारे बोलते हैं सर ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर मजा आता है। तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हो? ऑनलाइन वाली कैटेगरी में आते हो या फिर ऑफलाइन वाली कैटेगरी में आते हो? ठीक है, यहाँ पर ऑन हो गया और यहाँ पर ऑफ हो गया। तो आप लोग ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन होगा क्योंकि आगे आर्टिकल में उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ जी ऑनलाइन लेक्चर आप लोग डेली आ जाते हो मॉर्निंग में देखने के लिए, इसके फ़ायदे क्या हैं? यानी कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे इंजॉय करते हैं? अगर आप लोगों से कोई पूछे इंटरव्यू में कि क्या आप लोगों ने अपनी जो सिलेक्शन लिया है उसमें ऑनलाइन तैयारी की है, तो ऑनलाइन तैयारी की है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप लोगों से कोई ये पूछने लगे। और अगर ऑफलाइन आप लोगों को मौका मिल रहा है, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर नुकसान है। तो ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था एक इंटरव्यू में, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से बोला गया कि कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम, कि क्या ऑनलाइन जो पढ़ाई चढ़ाई चल रही है वो क्लासरूम को रिप्लेस कर सकती है? अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग की इसके बारे में क्या राय होगी? आप लोग बोलोगे सर इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हो? क्योंकि एक तरीके से न्यूज़ ही ऐसी बन गई है यार, और बोलने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बच्चों के लिए काम करती है। खुद यूनेस्को ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसने कुछ ऐसा डेटा सामने रख दिया लाकर, जो कि सोचने के लिए मजबूर हो गई दुनिया कि क्या यार यूनेस्को ऐसी बातें बोल रही है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। उसने बोला कि हमारे देश के बारे में बात नहीं कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है यूनेस्को के द्वारा, कि आज की डेट में बैन कर देना चाहिए स्मार्टफोन फ्रॉम स्कूल्स। यानी कि बच्चों के पास में जो स्मार्टफोन ये आते जा रहे हैं ये बैन कर देने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये अगर स्मार्टफोन को बैन कर दिया तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है यहाँ पर खासकर उसको आप लोग कैसे देखोगे, ये वाली बात निकल कर आती है। जब कोविड-19 आया उस टाइम पर ऐसा लगा कि सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी, सारे बच्चे जो है स्कूल के बाहर रहेंगे, कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा। उस टाइम पर हर एक इंसान के मन में ये बात आ रही थी। पर लेकिन उस टाइम पर जो सहारा बना वो था डूबते को तिनके का सहारा, ऑनलाइन एजुकेशन का। उसने सबकी नैया जो है वो लगभग पार लगाई, जो चीज़ें लग नहीं रहा था आगे बढ़ेंगी वो भी उसने जो है आगे बढ़ाई। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि आखिर यूनेस्को यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रही है। आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के अगर फायदे या नुकसान देखने को मिले तो कई सारे फायदे और नुकसान आप लोग बता सकते हैं। जैसे आज की डेट में स्टूडेंट के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे लोग आप लोगों को आज की डेट में नुस्खे देते हुए नजर आते हैं, मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है, उससे दूर रहो। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो ये लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, खासकर जैसे जैसे आज की डेट में जो लोगों का जो एक पैटर्न होता जा रहा है कि शॉर्ट कंटेंट को कंज्यूम करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। शॉर्ट कंटेंट मतलब 1 मिनट की वीडियो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स की बात कर लीजिए। ये चाल चलन इतना बढ़ता जा रहा है इंसान का कि कब कितने घंटे निकल जाते हैं सामने वाले को पता ही नहीं चलता। आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये बात आप लोग फील करोगे जब मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद में जब आप लोग काम को करोगे, आप लोग यूट्यूब पर शॉर्ट देखने बैठ जाओ और बैठकर लगभग 1 घंटा शॉर्ट देखो दबाकर। 1 घंटा शॉर्ट देखने के बाद में आप लोग ये बताना कि इनमें से क्या कोई शॉर्ट एक भी आप लोगों के याद है। यानी कि 1 घंटे में अगर आप लोगों ने 60 शॉर्ट देखी, अगर वो सारी 1-1 मिनट की हैं, हालांकि कई कई तो 3-3, 4-4, 15-15, 20-20 सेकंड की भी होती हैं, तो उनको एक चीज़ फील करना, आप लोग ये देखना कि उसमें से शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जो आप लोगों के एंड तक याद रहने वाली है। यानी कि सारी की सारी जैसे ही आप लोगों ने वो घंटा खत्म किया, आप लोगों ने जो टाइम पास किया, वो शॉर्ट भी आप लोगों के माइंड से जो है वैनिश हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये इंसान का जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटे के लिए उन्होंने आप लोगों का दिमाग जो है वो हैक कर लिया।
ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आज जब आप लोग उसको देखकर हटे तो कई सारे स्टूडेंट जो है लंबे समय तक लगे रहते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं उसी के उसमें, और फिर जब उससे हटते हैं तो फिर लगता है कि यार सारा का सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया। ये वाली फिर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से फिर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है दिमाग में कि यार अब स्ट्रेस भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। और जब लंबे समय तक आप लोग इसके सामने टिके रहते हैं, चिपके रहते हैं, बिना हिले बिना डुले, एक तरीके से ये आप लोगों की आई साइड पर एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर लंबे समय तक आप लोग कॉन्टिन्यूअस मोबाइल देखते रहते हैं या फिर लैपटॉप देखते रहते हैं तो कोशिश ये करनी है, अगर 40 से 50 मिनट आप लोग बैठ रहे हैं उसमें लगभग 5-7 मिनट का आप लोग गैप लेना है और अपनी आंखों को ठंडे पानी से धुलना है ताकि आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। अगर रियलिटी में ये करोगे तो आप लोगों की आंखों पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ निकाल के लेकर आते हैं। जब आप लोग किसी चीज़ को देखते देखते सो जाते हो वो आप लोगों के दिमाग में घूमता रहता है और वो कई बार तड़क भड़क वाली चीज़ें आप लोग देखते हो। इसलिए कहते हैं हर एक किसी भी आप लोग एक्सपर्ट से जाकर अगर मिलोगे वो हमेशा ये कहता है कि सोने से लगभग 2 घंटे पहले अपने मोबाइल को अपनी दुनिया में से निकाल के फेंक दो। यानी कि जब भी आप लोग मोबाइल हाथ में लो तो आप लोग बेसिकली सोने से 2 घंटे पहले, अगर आप लोग 9 बजे सोने जा रहे हो तो 7 बजे मोबाइल दूर होना चाहिए। अगर आप लोग 11 बजे सोने जा रहे हो तो 9 बजे आप लोगों से मोबाइल दूर हो जाना चाहिए। ये बातें मैं बोलूंगा, आज आप लोग सुनोगे, कल को 1-2 बार डिस्कस भी करोगे किसी के साथ में, परसों फिर भूल जाओगे, फिर उसी पैटर्न में आ जाओगे। तो ये बहुत बड़े वाला एक डिसिप्लिन मांगती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सबसे खतरनाक चीज क्या है, ऑनलाइन आकर बैठ जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बोला किसी ने उसको डाउनलोड कर लिया। क्या आप लोगों को पता है कि वो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? वो 24 घंटे आप लोगों को ट्रेस कर रहा है, वो 24 घंटे आप लोगों से पता नहीं कैसी कैसी परमिशन मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और खासकर ये एप्लीकेशन फिर आप लोगों की जिंदगी जो है वो जेन्युइन बनाते हुए नजर आते हैं जब आप लोग बिना सर पावर वाले एप्लीकेशन किसी भी लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो। एक तो कोशिश ये करो कोई भी एप्लीकेशन किसी भी वेबसाइट से जाके आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना है। वो जो एप्लीकेशन है वो हमेशा प्ले स्टोर से जाकर ही डाउनलोड करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखनी है। वो एप्लीकेशन किसी ऑथेंटिक रिसोर्स का होना चाहिए, यानी कि उस चीज के ऊपर जिससे आप लोग वो बोल रहे हैं, जिसके बोलने पर आप लोग डाउनलोड कर रहे हो वो ट्रस्टवर्दी इंसान होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और खासकर जब परमिशन देने जाओ तो उसमें देखो कि कौन कौन सी परमिशन जो है वो दी जा सकती है और कौन सी नहीं। तो वो भी आप लोग थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट फिर यहाँ से निकल कर वो ऑनलाइन आता है फिर कई सारे लोगों की जिंदगी जो है वो यहाँ पर जहन्नुम बन जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये मोबाइल के साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन इस धरती पर अगर मैं दिल से बताऊं आप लोगों को, इस धरती पर अब तक का जो सबसे बेहतरीन इन्वेंशन है वो भी मोबाइल ही है। पर लेकिन ये हर चीज की खराब होती है। अगर हम लोग इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना जान गए, हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखना जान गए, इससे बेहतरीन चीज इस धरती पर नहीं है अगर आप लोग इसको ढंग से यूटिलाइज करोगे। ये बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी यूनेस्को के द्वारा क्या बोला गया है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करती है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने की बात करती है, यानी कि लोगों को एक अच्छे लेवल से सोचने का नजरिया प्रदान करती है, और कल्चर यानी कि एक तरीके से आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक जो कल्चर है उसके साथ भी ये कनेक्ट करके देखती है। इसने खुद बोला है कि पिछले कुछ समय में हम लोग जैसे सोच रहे थे कि मोबाइल का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए, वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा ही नहीं है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल रखा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का बन जाएगा, बड़ा ही प्यारा सा वनडे टाइप एग्जाम में। तो टाइटल का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के अंदर में टेक्नोलॉजी ए टूल ऑन, एक तरीके से कोई टूल है, जैसे आज के दिन में मोबाइल एक टूल है आप लोगों का, ठीक है, ऑन हुज टर्म। तो यहाँ पर ये इसके द्वारा बताया गया, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी और जिसकी शर्तों पर एक तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एक एंड इसको बेसिकली बैन करने के लिए इसने बोला, क्योंकि स्कूल में टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन करने की बात की जा रही है उससे कहीं पर भी एजुकेशन को इंप्रूव नहीं मिला है, उसमें लर्निंग में कहीं भी इंप्रूवमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश इनके द्वारा की गई है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो मेनली यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को पता है, उसमें आप लोगों को ये बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल मिलाकर 17 हैं, इस दुनिया में क्या क्या कमी है उसको इंप्रूव करने का काम करते हैं, उसमें एजुकेशन को कौन से गोल के अंदर में रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। अब तक मैंने आप लोगों से कई सारी बातें की कि एजुकेशन किस तरीके से ऑनलाइन चल रही है, कोविड-19 पर क्या चीज़ें देखने को मिली, और यहाँ पर किस तरीके से मोबाइल का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
पर लेकिन अब मैं आप लोगों को पैरेलल में कुछ डिस्कस करता हुआ चलूंगा कि मोबाइल फोन का स्टूडेंट की लाइफ में क्या इंपैक्ट है। अगर पॉजिटिव साइड देखोगे, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह कि कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। आप लोग कहीं पर भी हो अपने घर वालों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। इवन जैसे कई सारे बच्चे जो हैं बात करते हैं, आज के मेरे से बात करते हैं, कस्टमर केयर टीम से बात करते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं, बहुत सारे बच्चों से बातें होती हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि कई सारे बच्चे कई सारी प्रॉब्लम में रहते हैं तो उनका सोल्यूशन निकल जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि ईजी कम्युनिकेशन हो गया, उनकी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकल गया, पहले ऐसा नहीं पॉसिबल था। दूसरा यहाँ पर एक तरीके से ये सेफ्टी का भी एश्योरेंस देता है। अगर आप लोगों के पास में मोबाइल है तो अपने बच्चों को आप लोग ट्रेस कर सकते हो। आज की डेट में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आ रखे हैं जिसमें अपने बच्चे के ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है। आप लोग कहीं पर भी हो, जरा सी देर में किसी भी चीज के बारे में सर्च कर सकते हो। इस धरती पर आप लोग आसानी से उसको एंजॉय कर सकते हो। ये एक तरीके से टाइम को मैनेज करने और ऑर्गेनाइज करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग अगर मोबाइल को इफेक्टिव यूटिलाइज करोगे, इससे बढ़िया टूल है नहीं आप लोगों के पास में। अगर आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर कर इसको इस्तेमाल करोगे, कितने समय तक इस्तेमाल करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और कितने समय के बाद में तुरंत रख देना है, किस एप्लीकेशन पर कितना टाइम देना है। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इससे ज्यादा बेहतरीन डिवाइस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। रिड्यूस करना स्ट्रेस और अलाउ करना रिलैक्सेशन। शॉर्ट देखने बैठ गए, इंस्टाग्राम रील्स देखने बैठ गए, ऐसा नहीं है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन एक लिमिट में। बैठकर 2-3 रील देख ली, 2-3 आप लोगों ने शॉर्ट देख ली, बस इतना ही काफी है यार। उनको आप लोग याद भी रख लोगे, पर लेकिन स्क्रॉल पर स्क्रॉल किए जा रहे हो तो फिर वो आप लोग का जो है मूड खराब करके छोड़ेगा बाद में कि यार टाइम बर्बाद कर दिया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, और ये सबके साथ में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ, मेरे साथ में नहीं होता है, मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। पर फिर जब देखो फर्क क्या होता है, जो इंसान चीजों को कर लेता है और जो नहीं कर पाता है, बस उसमें इतना फर्क होता है कि जो कर लेता है उसको अपना कंट्रोल पता होता है कि यहां पर तुझे रुक जाना है। ठीक है, और जिस दिन आप लोगों को ये कंट्रोल अपने हाथ में आ गया, उस दिन आप लोगों की सारी चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी जिंदगी में हर जगह। आप लोगों को नींद के बारे में बातें करें, आप लोगों को पता है कि यार इतना सोना चाहिए मुझे, 6 घंटे डिसाइड कर लिया, 7 घंटे डिसाइड कर लिया, इतना अगर आप लोगों ने सोना डिसाइड कर लिया तो बस काफी है। उसके बाद में अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर कि आप लोगों का आलस आप लोगों के सर पे चढ़ रहा है। तो ये देख सकते हैं। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या है यहाँ पर, एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम, आप लोग बैठ गए पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब आए थे यहाँ पर क्लास देखने, अब यहाँ से किसी और क्लास, किसी और वीडियो पर जंप कर गए, वहां से मूवी पर जंप कर गए, वहां से कपिल शर्मा शो पर चले गए, वहां से किसी और शो पर चले गए, और चल रहा है। फिर देखा तो यार आए क्या देखने थे और पहुंच क्या गए। इसीलिए एप्लीकेशन का फायदा देखने को मिलता है। एप्लीकेशन क्या रहता है, वहां पर अगर कुछ भी देखोगे, जैसे आप लोग आज के में एसएलवी एप्लीकेशन है, तो अगर कोई वहां पर आ रहा है तो वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड ही कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन प्रेफर किया जाता है आजकल काफी सारे लोगों के द्वारा। इवन कई सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं सर इसको भी एप्लीकेशन पर ही डाल दो वीडियो को, ताकि सारी चीजें तो वहीं पर हम लोग कर लेते हैं, आराम से अपनी सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो ये भी वहां पर हो जाते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब देखो ये सारी कौन बच्चे बोलेंगे, वो बच्चे बोलेंगे जिनको पता है रियलिटी में अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर जो है उनको बार बार प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बच्चे इस तरीके से बोलेंगे, उनको पता है कि एप्लीकेशन पर सीरियस पढ़ाई चल रही है, वहां पर सारी सीरियस चीजें हैं, तो यहाँ से यूट्यूब से पीछे छूट जाएगा अपना, ये देखने आते हैं, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कंट्रोल रहा, आप लोगों को पता है यार एक वीडियो आएगी वो देखना, उसके बाद में छुट्टी, आप लोगों की कहानी खत्म होगी, तो आप लोग उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे। हेल्थ के रिस्क कई ज्यादा, आंखों की प्रॉब्लम मैंने बता दी, कई सारे लोग तो इसके पीछे मतलब अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं, इसी पे लगे रहते हैं, पता नहीं किस किस चक्कर में पड़ जाते हैं। मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन आजकल प्यार बड़े चलते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है परेशान होते हुए आप लोगों यहाँ पर नजर आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। फिर यहाँ पर 4 दिन का प्यार होता है और फिर उसके बाद में उदासी छाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी यहाँ पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं मतलब ये शेयर नहीं करना चाह रहा था, अभी एक लड़का एक लड़की जो है वो ऑनलाइन मिले, और दोनों जो है वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऑनलाइन मिले यहाँ पर क्लासेस के थ्रू, और आज की डेट में जो है वो एक दूसरे के साथ में काफी लंबे समय से रह रहे थे, लगभग 1.5-2 साल से। आज की डेट में दोनों का ब्रेकअप हो गया है, दोनों अलग अलग मेल कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ मिला जुला सा लग रहा है, तो कुछ हिसाब किताब, उसने भी कुछ वैसी स्टोरी लिख रखी है, उसने भी लिख रखी है, और वो उसका नाम लिख रहा है उसमें, वो उसका नाम लिख रही है उसमें, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे लग रहे हैं दोनों। तो फिर देखा मैंने तो उसमें दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट, मतलब कैसे पीछे छोड़ा है, दोनों ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो जो काम करने आए हो वही काम करो, तो जिंदगी में आप लोग खुश रहोगे। लबासना में जाकर शाम लाइफ को एंजॉय करना ना,
वहां से लाइफ अच्छी इंजॉय स्टार्ट होगी। यहाँ पे इंजॉय करोगे तो फिर आगे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। एक्सपोज करता है स्टूडेंट को इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए, बोला ना अभी पहुंचते हैं कहीं से कहीं पे पहुंच जाते हैं। तो अगर कंट्रोल और डिसिप्लिन है आप लोगों के पास में तो ये सबसे बेस्ट मीडियम है, और अगर ये नहीं है तो ये सबसे खराब मीडियम है। और यही इंसान जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए इसने बोला है यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पर इसी की वजह से लर्निंग जो है वो इंप्रूव नहीं हुई है। तो ये अपने ही आप में एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया कि जिस चीज के लिए हम लोगों ने जो चीज स्टार्ट की थी वो हो ही नहीं पा रही है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, आने वाले टाइम में चीजें और भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग रोक ही नहीं सकते, पर लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ये कैसे इंप्रूव कर रही है, उसका पॉजिटिव साइड क्या है। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि हमारे पास में मोबाइल तो है, बहुत ही इफेक्टिव डिवाइस है, पर लेकिन हम लोग उसको यूज ही नहीं करना जानते कि पॉजिटिवली इसका यूज कैसे करना है। एक इंसान है कि उसी मोबाइल का यूज करके वो शानदार सिलेक्शन लेके जा रहा है, एक इंसान है कि वो टाइम वेस्ट कर अपने आप को बर्बाद किए बैठ रहा है। तो एक ही डिवाइस है और एक इंसान बर्बाद हो गया, एक आबाद हो गया। एक ही क्लास में बैठकर एक टॉपर बन गया और दूसरा जो है वहां पर फेल हो गया। तो इसमें डिवाइस की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है, हम लोग अपने आप को थाम ही नहीं पा रहे। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। अब यूनेस्को क्या कह रहे हैं यहां पर, वो बोल रहा है कि जो रिपोर्ट है वो बैन करने के लिए कहते हैं कि स्कूल में मोबाइल को बैन कर देना चाहिए। तो देखिए मैं इसके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि इसको बैन कर देना चाहिए, खासकर स्कूल लेवल पर तो आप लोग बात करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं होता है। इसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है वो नेगेटिव साइड में जाती है। और जब से यहाँ पर अभी सोर्स और रील स्टार्ट हुई है तो भाई साहब इतने लेवल की गंदगी आप लोगों को कई बार देखने को मिल रही है। मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में स्टार्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या आपकी देखने को मिल रही है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से और दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। उसी के साथ में डेटा प्राइवेसी वाला इशू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे लगे जब यहाँ पर एनालिसिस किया गया। और आप लोगों को मैंने बताया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में याद रखेगा। 4th गोल जो है वो एजुकेशन के बारे में बात करता है। 3 गोल कौन से इससे पहले चलो वो बता दीजिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और एजुकेशन जो है उसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर में जो यूनियन है, एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे, तब जाकर सिचुएशन जो है वो सुधरती हुई यहां पर नजर आएगी। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अब यूनेस्को के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं पास में भी। रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, तो भाई साहब कौन प्रस्तुत करेगा, यही प्रस्तुत करता है यूनेस्को ही। तो इसका नाम याद रखिएगा। यूएन की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1945 में इसको बनाया गया था। एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इनको कैसे प्रमोट करना है शांति के लिए, इसके ऊपर काम करती है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 195 देश हैं, हम भी इसके मेंबर हैं। आप बड़ा ही प्यारा सा मोटो लेकर यहां पर रखते हैं कि बिल्डिंग ए पीस इन द माइंड ऑफ द मैन एंड वुमेन, यानी कि दोनों को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर मैन और वुमेन को ऐसे नहीं कह रहे कि मैन के जो माइंड में हम लोग पीस कर रहे हैं फिर वुमेन के। इसमें यूनेस्को के अगर मेंबर के बारे में बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया 195, पर कुछ ऐसे भी जो मेंबर नहीं है, जैसे कुक आइलैंड हो गया, न्यू हो गया, पैलेस्तीन हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 मेंबर स्टेट आर नॉट यूएन मेंबर। ठीक है, मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कि आज के डेट में यूएन के अंदर में कितने मेंबर है, आप लोग ये बताइए। तो यूनेस्को के बारे में जब बात करें तो यूनेस्को के 195 मेंबर है, पर लेकिन यहां पर इसमें ये 3 मेंबर एक्स्ट्रा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर यूएन के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर इसके बारे में हल्का सा याद रखोगे ना तो आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशन में आज के डेट में 193 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें किसने, यूनेस्को में यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा मेंबर हैं यहाँ पर। ये यूएन के मेंबर नहीं है पर लेकिन यूनेस्को के मेंबर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट इमीडिएटली एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कुक आइलैंड हो गया, न्यू हो गया और पैलेस्तीन हो गया, ये 3 जो है ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर हो गया। मेजर और कई रिपोर्ट होगी, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, इसी के साथ में नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, कई सारी लैंग्वेज जो है खतरे में है, उसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं कि यूनेस्को जो है यहाँ पर ये इनके लिए भी यहाँ पर प्रोग्राम लेकर आता है। तो एजुकेशन और कल्चर के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था यहाँ पर कि क्या ऑनलाइन शिक्षा, स्कूल जो है बेसिकली जो ऑनलाइन एजुकेशन है
वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकती है बेसिकली ऑफलाइन एजुकेशन को। देखिए रिप्लेस तो नहीं कर सकती है, पर हाँ सप्लीमेंट जरूर कर सकती है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बोलो कि मैं डेली आप लोगों को मॉर्निंग में उठकर एक आप लोगों को एप्पल खाना है, ठीक है, पर लेकिन कोई बोले कि सर एप्पल तो खा ले, क्या उसके साथ में बनाना भी खा सकते हैं? तो एप्पल के साथ में अगर बनाना भी आप लोग ले रहे हैं, केले के साथ, सेब के साथ में केला भी ले रहे हैं, तो ये एक तरीका सप्लीमेंट्री हो गया। पर मैं बोलूं नहीं, या तो एप्पल ही खाओ या फिर बनाना नहीं खाओ, तो ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेटिव हो गया। तो ऑल्टरनेटिव और सप्लीमेंट में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। सप्लीमेंट होता है सपोर्ट, यानी कि जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ऑल्टरनेटिव में होता है या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो यहां पर ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ऑफलाइन को सप्लीमेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया सकता है। ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, खासकर स्कूलिंग लेवल पर जब हम लोग बात करते हैं, जब बच्चों को हाथ पकड़कर चलने के सिखाने वाली बात आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ये रिपोर्ट है, यहाँ पर किसके द्वारा ये सारी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोगों को बता दिया। सारी की सारी रिपोर्ट जो है यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को दूर करना है, बताना, उसको दूर किया जाएगा। और बाकी कौन कौन मोबाइल के एडिक्शन से जूझ रहा है ये भी आप लोगों को बताना है, ताकि इसके ऊपर कंट्रोल कर सको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आकर, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल था यार, डायरेक्ट ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर तरीके से आप लोगों को बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किस तरीके से यहाँ पर जो एजुकेशन को हम लोग लेकर चलते हैं, अभी तीसरे नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों को देखने को मिली। तो हर तरीके से बड़ा ही प्यारा सा ये आर्टिकल था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसा लगा आर्टिकल, और अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको पूछ लेना आप लोग, ओके। कई सारे बच्चे यहाँ पर इस चीज को लेकर डाउट में है कि सर क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कहाँ पर पोस्ट करना है यार इसमें आप लोग समझने की कोशिश करो कि काम क्या किया गया है। जैसे ये आंसर राइटिंग का ग्रुप है, ये है बेसिकली जो यूपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग का बेसिकली काम है। इसमें अगर स्टेट पीसीएस में भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा दोनों तरीके से। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में जो पोस्ट किया था, एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि डिस्कस किया गया, ये क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो यूपीएससी में पूछा गया, तो वो भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे एमजी नरेगा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली स्टार्टिंग में ये बताया गया कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि की डिमांड क्या है क्वेश्चन की, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये चीजें बताई गई हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। इसके नीचे फिर आप लोग का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इंग्लिश में, कि इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखना है, और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हिंदी में। तो हिंदी में लिखना है तो आप लोगों को कैसे लिखना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हिंदी वाले हैं वो तो हिंदी वाले क्वेश्चन के नीचे पोस्ट करें अपने क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को जो हिंदी वाले आंसर दे रहे हैं वो तो हिंदी वालों के नीचे पोस्ट करना, और जो इंग्लिश वालों को आंसर देना है वो इंग्लिश वालों के नीचे पोस्ट करना। इससे क्या रहेगा, आप लोग अच्छे से अपनी ही कैटेगरी में आंसर कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो दोनों तरीके से आंसर देना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है अभी आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे क्या। अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना पेड कोर्स के अंदर में, वो टीचर भी यहाँ पर अभी क्वेश्चन डालने स्टार्ट करेंगे अभी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी बेसिक कवर हुआ है, जस्ट अभी 1-1.5 महीना हुआ है चीजों को चलते हुए। थोड़ा सा और टाइम बढ़ने दो, यहाँ पर और भी चीजों की आप लोगों की प्रैक्टिस होती है नजर आएगी। क्योंकि ये जो ग्रुप बनाया गया है ये टीचरों के द्वारा ही बनवाया गया है मेरे से। उन्होंने बोला कि सर कई सारे बच्चों को हमको क्वेश्चन देने हैं, उनकी प्रैक्टिस करवानी है। बाकी ये जो डाले गए हैं तो एक्स्ट्रा है बोनस, जो कि मैंने बेसिकली यहाँ पर टीम से करवा दी है कि यहाँ पर डेमो क्वेश्चन आप लोग इनको प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन के नीचे हिंदी और इंग्लिश वाले अपना सेपरेट करना। इसके बारे में पूछना है सर यहाँ तक पहुंचना कैसे है, तो उसके लिए छोटी सी ये वीडियो देखो, आप लोग ये सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे, ओके। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माय कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माय कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।
तो इससे आप लोग आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जिसको यहाँ पर ये क्लास नोट्स चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वो जो भी क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर सारी क्लास के आप लोग के सी सेट के भी, इंग्लिश के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो जो क्लास चलती रहेंगी उसके यहाँ पर क्लास नोट्स आप लोग के मिलते रहेंगे। जिसको ये चाहिए तो वो यहाँ पर इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है यहाँ पर। ये जो कोर्स है, क्योंकि ये तो 1 साल का है तो इसका तो 1 साल का रहेगा, पर लेकिन जो ये आंसर राइटिंग है ये तो उम्र भर का है, यानी कि चलता ही रहेगा इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐड हो गए तो जिंदगी भर के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। इसमें आगे बहुत सारे और भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं आसानी से। तो ये 2 चीजें हैं जिसमें कई सारे बच्चे रेगुलर इसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्लास नोट्स हैं जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं पेड कोर्सेज के अंदर में, वही सारी की सारी पीपीटी जो है यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों के सामने पोस्ट की जाती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है इससे कुछ फायदा हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने बोला था, तो इसको पब्लिक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चीजें। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये कुछ इसका जो डिस्काउंट था वो 31 जुलाई तक है। उसके बाद में फिर जो है इनके प्राइजेस जो है वो चेंज होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो उसके बारे में आप लोग याद रखना। जैसे बोला कि आप लोगों को बेसिकली अभी ऑप्शनल के तैयार होने वाले हैं, ऑप्शनल का कोर्स, और फिर आप लोगों का बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों की 30 तारीख से यानी कि कल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, एनडीए वो सीडीएस और जो बेसिकली यूपीएससी वाली दोनों कैटेगरी में। तो उनको आप लोग देख लेना, जिसको भी देखना है यहाँ पर, कोई भी डाउट उसको लेकर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से देखो, करनी है तो स्टार्टिंग से कर लो चीजें, और नहीं करनी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चीजों को सीरियस लेकर चलो, पर जैसे भी करना है टाइम और पैसा वेस्ट मत करना। आप लोगों का है, मेहनत का, आप लोगों की माँ बाप का है, उसको ढंग से यूटिलाइज करो, ओके। ये इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो कि आप लोगों को हर एक लेवल पर एग्जाम में फायदा पहुंचाता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। और वैसे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही निकल कर आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर। और बेसिकली जो फोकस है यहाँ पर वो किया जा रहा है सोयल के पोल्यूशन के बारे में, यानी कि जो मिट्टी होती है ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत माँ हम एक तरीके से, यानी कि मेरी मिट्टी है माँ, एक तरीके से वो सारे डायलॉग आप लोगों ने मूवीज में सुने होंगे कि मिट्टी मेरी माँ है, ठीक है। अभी यहाँ पर उसी मिट्टी को हम लोग कितना ज्यादा पोल्यूट कर चुके हैं, पोल्यूट किन किन रीजन से कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर इसका सोल्यूशन क्या है, और इस पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर जो पोल्यूशन है, इनकी जो प्रदूषण है वो कैसा भी हो सकता है, एयर, वाटर, सोयल, केमिकल या फिर कोई और, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में 8.3 मिलियन जो लोग हैं एनुअली उनकी जान जाती है, यानी कि पोल्यूशन की वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 83 लाख जो लोग हैं उनकी जान जो है ये बेसिकली पोल्यूशन की वजह से जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसमें से यहाँ पर 23 लाख के करीब जो लोग हैं वो अकेले इंडिया में जाते हैं, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर ये 3 पोल्यूशन, मतलब 3 के जो पोल्यूशन है सारे, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन चाइना की है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंडिया की है। पर लेकिन जब पोल्यूशन की वजह से डेथ के मामले के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पर इंडिया आता है और चाइना जो आता है वो दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया जो कि काफी ज्यादा कम है अगर इनको कंपेयर करेंगे दोनों को, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर लोगों की डेथ नहीं होती है पोल्यूशन की वजह से, यहाँ भी होती है। रसिया, इथियोपिया और ब्राजील। तो ये कुछ डेटा है जिसके बारे में आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अभी यहां पर मैं सोयल पोल्यूशन के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो सोयल पोल्यूशन आखिर किन किन रीजन से हो सकती है, नॉर्मली सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सोर्स अगर बात करें जो सोयल के पोल्यूशन के, तो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे पेट्रोलियम हो गए, पेट्रोलियम में जैसे यहाँ पर ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहीं तेल का रिस जाना, तेल को निकालने की जगह पर वो चीजें इस तरीके से नहीं, स्पिल हो जाना तेल, कई बार ना टैंकर टूट फूट जाते हैं, उसकी वजह से पूरे समुद्र में फैल जाता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में तो वहां पर मिट्टी का भी पोल्यूशन हो रहा है ना, जहां पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। कई सारे केमिकल हम लोग खेतों पर छिड़कते हैं, उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को निकल कर आती हैं। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा हैवी मेटल्स वगैरह कई बार आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये सारे जो रीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से भी आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी जो है पोल्यूटेड हो रही है, आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल कर आ रहा है, पानी के साथ साथ में जमीन को भी बर्बाद कर रहा है। फर्टिलाइजर आप लोगों ने खेतों में डाला, पानी रिस्क कराया, उसमें भी आप लोग कई सारे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ माइनिंग्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पर नुकसान पहुंच जाती है। तो पानी और जो सोयल का जो पोल्यूशन है ये इतना ज्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ आगे बढ़ता है।
ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर बर्बाद हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 2 3 4 1 2 3 6 15 13 12 11, तो यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल हैं ये अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप लोग समझ सकते हैं, अगर कल को यहाँ पर बेसिकली सोयल पोल्यूशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए, तो अगर आप लोगों ने ये वाला पैरा भी यहाँ पर ऐड कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये भी काफी एक पॉजिटिव आप लोगों के आंसर राइटिंग में पॉजिटिविटी झलकते हुए नजर आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला क्या बोलते हैं, नो पुअर्टी, यानी कि पुअर्टी को आप लोगों को मिटाना है। तो यानी कि अगर यहाँ पर मिट्टी बर्बाद हो जाएगी तो कैसे पुअर्टी को मिटा पाएंगे, क्रॉप जो है बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो ढंग से नहीं पनप पाएगी, वैसे ही कहानी खराब हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल आता है जीरो हंगर। जब ऑलरेडी खेत बाड़ी आप लोगों ने बर्बाद कर दी, वहां पर कुछ उग ही नहीं रहा है, बंजर जमीन हो चुकी है, तो किस तरीके से लोगों की भुखमरी जो है वो यहाँ पर खत्म हो पाएगी। गुड हेल्थ, हेल्थ तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका IQ बेसिकली खत्म होता जा रहा है, जो यहाँ पर काफी ज्यादा लेड यानी कि जो सीसा जो होता है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इसकी वजह से किडनी के अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है, और भी यहाँ पर कई सारे जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर में मरकरी की वजह से, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जब सोयल अगर बर्बाद हो गई तो आप लोगों को पता है पानी बर्बाद होगा, तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत निकल कर आ रही है। लाइफ ऑन लैंड, अब मिट्टी बर्बाद होगी तो वहीं पर ही पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, तो ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बर्बाद होगा। इसी के साथ में सस्टेनेबल जो यहाँ पर बात करें 13 जो गोल है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर रिड्यूस सोयल कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन, आप लोग बोलो कि मिट्टी खराब हो गई है तो आप लोगों को लगता है वहां पर पेड़ उग पाएंगे, तो पेड़ भी वहां पर नहीं उग पाएंगे, तो इनडायरेक्ट वे में ये आप लोगों के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। कंजप्शन, लोग जो भी खाएंगे तो लोगों के कंजप्शन पैटर्न में भी आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इतने सारे उल्टे सीधे प्रोडक्ट जो है वो मिलाए जा रहे हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11वां, कैसे सिटीज आप लोग की अच्छी रह पाएंगी जब यहाँ पर खाने पीने सारी चीजों की यहाँ पर दिक्कतें हो गई। और एक और आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर अगर बात करें, इसके साथ में अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो लाइफ बिलो वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है वो भी आप लोग चाहे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब मिट्टी एक तरीके से पोल्यूटेड हो रही है तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो पानी भी पोल्यूटेड अपने आप ही हो जाएगा। जब पोल्यूटेड मिट्टी के अंदर टच में आएगा तो ये उस लेवल पर आप लोगों को इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं, अगर इनको हम लोग बर्बाद कर देते हैं, जैसे हवा, पानी और जमीन, ये तीन चीजें अगर बर्बाद कर दो तो ये समझो जो इंसान की जो एक तरीके से पृथ्वी पर जीने की जो इच्छा है ना, वो एक तरीके से आप लोगों को खत्म होती नजर आएगी। यानी कि इंसान खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर से अगर ये चीजें दे इंतहा पोल्यूटेड हो गई। और इसी का रीजन है यहाँ पर हो भी रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए ना, यहाँ पर मतलब 83 लाख लोग जो है हर साल, एक भाई साहब ये याद रखिएगा यहाँ पर एनुअली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और ये सारी वो चीजें जो हमारे द्वारा हरकतें की गई हैं, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ये अपना आप बन गई है, हम जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। जी हाँ, अब यहीं पर इसी के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली पर्टिकुलर रेमेडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये फाइटो रेमेडिएशन। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक तो आप लोग कई बार इस तरीके से देखिए, से आप लोग गेहूं उठाकर लाए खेतों में से, उसके अंदर कंकड़ और पत्थर मिली हुई है, ठीक है, तो आप लोग उनको साफ करते हो, धुलते हो, धुलने के बाद में उनमें से मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है साइड में हो जाता है। अगर मिट्टी है तो पानी में घुल के नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। कंकड़ अगर होगी तो उसको एक एक कर आप लोगों को चुनकर उसको साइड में फेंकना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर उनको लगा दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इस तरह की चीजें सोख लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये पौधे जो है हम लोग इनको लगाएं तो ये पौधे क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीजें अपने अंदर सोखना स्टार्ट कर देते हैं, और इनके पत्तों में, तनों में, और यहाँ पर ये चीजें चली जाती हैं, और फिर आप लोग इन पौधों को काट कर फेंक सकते हो। यानी कि ये पौधे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मिट्टी के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर लेड भी रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इनको ये सोखते हैं। तो कई सारे ऐसे पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा सुनकर यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा कुछ होता है, पर लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए आज के डेट में कई बार जो साग सब्जियां आप लोग खाते हैं वो ऐसे एरिया में उगाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के आसपास में जो है यमुना रिवर है। अब यमुना रिवर के आसपास में जो बेसिकली जो भी खेती की जाएगी, उसके आसपास में जो भी सब्जियां उगाई जाएंगी, वो जो भी आप लोग खाओगे तो यमुना रिवर का पानी उसके अंदर आएगा। वही यमुना रिवर का पानी जो है उसमें दुनिया भर का लेड वगैरह और वो सारी चीजें मिली रहती हैं, उसको आप लोग खाते हो तो इनडायरेक्ट वे में वो आप लोग की फूड साइकिल के अंदर एंट्री कर जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है।
तो इसीलिए यहां पर हाइपर एक्यूमुलेटर यूज कहते हैं, जिसको हाइपर एक्यूमुलेशन या फिर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर बेसिकली ये इसको फोटो रेमिडिएशन भी इसी को कहते हैं। तो फोटो रेमिडिएशन यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर जो ऐसे पौधे होते हैं वो पर्टिकुलर इसी पर्पज के लिए लगाए जाते हैं, और ये अलग अलग रीजन में, मेडिटेरेनियन सी में, ट्रॉपिकल रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, ये अलग अलग तरीके के पौधे हैं जो इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग अलग रीजन में उगाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहां पर नीम के पौधे ज्यादा आप लोग उगा पाते हैं, शीशम के, या फिर आप लोग वहां पर आम के। तो इसी तरीके से लोकल एरिया में अलग तरीके के पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग रीजन में कैसे वो पौधे हैं जो कि यहाँ पर जो इस तरह का टॉक्सिक पदार्थ है ये इंसान के टिश्यू में न पहुंचे, इंसान की बॉडी में एंट्री न करे, वहां से उसको निकाल कर लेकर आए और फिर यहाँ पर उन पौधों को साइड में उठाकर काट पीट कर फेंक दो। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हाइपर एक्यूमुलेशन जो रहता है, प्लांट जो रहता है वो निकिल को या फिर सोइल के अंदर जो भी निकिल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें जो है उनको यहां से सोख लेते हैं, जो यहां पर इस तरीके के पौधे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो आप लोगों को यहां पर दिखाया गया ना, ये पौधे यहां पर यही काम करते हैं, इनको सोखने का, और फिर सोखने के बाद में फिर इन पौधों को हम लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे फोटो रेमिडिएशन के बारे में बात करें, या फिर यहां पर ये आप लोग बात करें हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में, तो कैसे टॉक्सिक यहां पर रिमूव किए जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो पौधे जहां पर लगाए जाते हैं उसका स्टेम, लीव्स या फिर उसके अदर पार्ट जो रहते हैं वो उस चीज को वहां से सोखना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको हार्वेस्ट कर काट पीट कर यहाँ पर चाहो तो उनके अंदर से मेटल के जो कंटेंट है वो निकाले भी जा सकते हैं। मान लीजिए उसके अंदर काफी ज्यादा आयरन आ गया, ठीक है, तो उनको सुखाकर, उनको जलाकर उनके अंदर से वो चीजें निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग इस तरीके के प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर कोई पोल्यूशन ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटर है, तो उसको आप लोग नहीं निकाल पाओगे। ऑर्गेनिक के अंदर मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन होता है, मतलब क्या है, आप लोग को पता होगा जो यहां पर मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन को आप लोग देख सकते हैं। यहां पर एक तो होता है यहां पर एनाबोलिज्म, और दूसरा होता है यहां पर कैटाबोलिज्म। ये कुछ साइंटिफिक टर्म है, थोड़ी सी इनको समझ लीजिए एक बार, कई बार क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो और बिल्ड, यानी कि एक तरीके से कोई चीज अगर बननी है तो उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी कोई काम करने के लिए। कैटाबोलिज्म क्या है, यहां पर ये यूज करता है एनर्जी टू ब्रेक डाउन, यानी कि ये बढ़ने के लिए यूज करता है, तो यहां पर इसको एनाबोलिज्म कहते हैं, बुल्ट होने के लिए। पर लेकिन अगर टूटने के लिए यूज करें तो उसको हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसीजर है ये वर्क करते हैं टुगेदर ऑल लिविंग जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उनके अंदर देखने को मिलेंगे सेल्स को रिपेयर करने का भी काम यहां पर इनके थ्रू किया जाता है। तो एनाबोलिज्म या फिर कैटाबोलिज्म के बारे में आप लोगों से पूछे तो ये आप लोग देखिएगा कि किस चीज का पार्ट है यहां पर, ये तो मेटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन है उसका पार्ट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को इसके फायदे के बारे में पता होना चाहिए, और फिर आप लोगों से इसके कुछ नुकसान के बारे में बातें करूंगा। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके फायदे और नुकसान, अगर नहीं पता होगे तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये कहां से क्वेश्चन बन गया। तो वही सारी बातें मैं अब आप लोगों से करूंगा। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पर फाइटो रेमिडिएशन की विद हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह, अगर आप लोगों को पता है यार ये वाला पौधा है, यहाँ पर काफी ज्यादा बेसिकली सोइल के अंदर पोल्यूशन है, तो उस पौधों को भर भर कर वहां पर लगा दो। ठीक है, पौधे आप लोगों ने लगा दिए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर वहां पर प्लांट कर देना कोई वीड कंट्रोल या फिर एक तरीके से जहां पर भी ये सारी चीज देखने को, तो क्रॉप मैनेजमेंट का फिर काम रहेगा, उसको प्लांट करना, कंट्रोल करना, पानी वगैरह उसको देना, प्रॉपर उसकी फेंसिंग करना, कोई उसको पेड़ को बर्बाद न कर दे। तो एक नॉर्मल जो पौधा लगाते हैं जैसे उसको बचाते हैं, यही काम आप लोगों को यहां पर करना है अगर इसको आप लोगों को फॉलो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि जो मेथड है वो सिंपल है, और इसके साथ में कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायर नहीं है कि आप लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप लोगों को यहां पर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर अपडेशन चाहिए, यहां पर आप लोगों को स्किल आनी चाहिए कि हाँ ये कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल पेड़ लगाते हैं वैसे ही लगा देगा कोई भी, आप लोग की बाबा दादी नाना नानी कोई भी बता देगा पेड़ कैसे लगाना है, तो उसी तरीके से आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो कोई भी इंसान जो है वो इस काम को कर सकता है, तो आसानी से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेड़ लगा दो, फिर वो अपने आप यहां पर बेसिकली सनलाइट की हेल्प से अगर पानी थोड़ा देते रहो उसको, वो अपने आप अपना जुगाड़ कर लेगा। तो इसके अंदर जो है फिर यहां पर कोई ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, बस उसको कोई तोड़े फोड़े ना, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में जो सोइल है विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल जो क्वालिटीज है। ठीक है, इसी के साथ में जो प्लांट है यहां पर वो ग्रो होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं टॉक्सिक मेटल, और फिर आप लोग उनको आगे चलकर हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी सोइल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखो तो नॉर्मल पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है, ऐसी कोई साइंटिफिक चीजें तो यहां पर है नहीं, पर लेकिन ये भी आसान नहीं होता है, इसके अंदर कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, आप लोग खुद देखो, एक पेड़ अगर आप लोग लगा देते हो
तो नॉर्मली पेड़ जो है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे भी पेड़ है जो 10-10 साल में यहाँ पर बेसिकली अपना टाइम कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम इज मनी, यानी कि टाइम जो है इंसान अगर वहां पर खर्च कर रहा है तो फिर वो देखेगा यहाँ पर कि आज के डेट में आप लोगों ने कोई यहाँ पर पर्टिकुलर खेत है उसमें आप लोगों ने ऐसे पौधे लगा दिए, तो वहां पर एक किसान है, अब किसान की मनी कहां से आएगी, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसको तो खाना भी खाना है। वहां पर आप लोगों ने ऐसे पौधे लगा दिए, आप लोगों को लग रहा था वहां पर इस तरीके से सीसा वगैरह पाया जाता है, वो सब चीजें पाई जाती है। तो 10 साल अगर लग गए वहां पर तो ना तो वो क्रॉप के लिए यूज किया जाएगा, ना ही वो एनिमल के ग्रेजिंग के लिए यानी कि उनको वहां पर खाना खाने के लिए वो यूज किया जाएगा। तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और जब लंबे समय तक आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे इनडायरेक्ट वे में, तो इकोनॉमिक कॉस्ट काफी ज्यादा होगी ना आप लोगों को उस एरिया के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इतने बड़े साइज के एरिया को आप लोग एक तरीके से घेर कर बैठ गए यहाँ पर, उसमें आप लोग यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, तो ये काफी बड़ी बात है। प्लांट जो है वो कंडक्ट आते हैं एक तरीके से रिहेबिलिटेशन, केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर कौन सी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये लगानी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कोई अगर प्लांट्स लेकर आप लोग लेकर आगे और वो प्लांट्स ऐसा हुआ कि जहां पर आप लोगों ने लगाया वो पूरे तालाब को ही घेर कर बैठ गया, ठीक है। जैसे नहीं जलकुंभी वाला आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, फिर बैठ जाओ अपना बेसिकली थाली लेकर टोकरे लेकर और निकालते रहो इनको, ये फिर बढ़ता रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पता चला लोकल कोई वहां पर साग सब्जी है उसके ऊपर इस तरीके चढ़ के बैठ गया, कोई ऐसा आप लोग प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो लोकल एरिया में जो वहां पर उगाया जाता हो, लोकल एरिया का जो वहां पर बेसिकली प्रोडक्ट हो, वो आप लोगों को वहां पर यूज करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी प्लांट लाकर लगा दोगे और वो इन्वेसिव वो स्पीसीज बन गया, यानी कि आसपास वाले किसी पेड़ पौधों को छोड़ ही नहीं रहा है, उसको बर्बाद करके रख गया। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तरीके से बात करें जो साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से इसको अदर पर्पज के लिए भी यूज करें। अगर बात करें हाइपो रेमिडिएशन प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओनली आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस रीजन की वजह से साइंटिस्ट जो हैं तो कितना इसके ऊपर फोकस देते हैं, क्योंकि नेटिव अगर स्पीसीज को नुकसान हो गया तो दिक्कत होगी, तो इसलिए क्यों ना नेटिव स्पीसीज ही यहाँ पर यूज की जाए इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, वरना काम तो करने बैठेंगे पर लेकिन सोल्यूशन कुछ और ही निकल कर आएगा जो कि दिक्कत क्रिएट करेगा। जैसे नॉर्मली अगर कोई आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ले कि सोयल कंटेमिनेशन होता क्या है, कि किस तरीके से आप लोग बोलोगे सोयल जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, तो इसके बारे में पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग बात करो। जैसे अगर बात करो आप लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वहां पर ऑक्सीजन भी होती है, तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। पर लेकिन अगर इनका मिसमैच हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए, तो फिर वो एक तरीके से पोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को हर जगह चीजें देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर बैलेंस में रहे तो सही है। तो नेचुरली एक बैलेंस रहता है, पर लेकिन ह्यूमन जो है वो यहाँ पर अगर कोई हरकतें करता है तो फिर वहां पर किसी न किसी क्वांटिटी का लेवल बढ़ जाता है और फिर वो हमारी हेल्थ को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरीके से जो यहाँ पर एक्सीड हो जाना नेचुरली ओकरिंग जो लेवल है, यानी कि जो नेचुरली सामान पाया जाता है उससे ज्यादा लेवल बढ़ जाना, तो फिर दिक्कतें होने लगती है। तो क्विक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर इसका आर्सेनिक देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्प्रे वगैरह किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर में, तो ये सोइल को काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेट करते हैं और काफी डेंजरस है। यहाँ पर नेचुरली जो सोइल है उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गैसोलाइन जो कि पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वो भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर पहले आप लोगों को पता होगा उसके अंदर लेड मिलाया जाया करता था काफी, ठीक है। आज के डेट में भी यहाँ पर उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है सोइल के अंदर में, तो ये काफी ज्यादा है यहाँ पर और वो सोइल के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डालता है। तो ये जो सीसा था यहाँ पर वो काफी जबरदस्त तरीके से मिट्टी को बर्बाद करता है और फिर फूड चेन के अंदर जाकर फिर तो आप लोगों को पता है कि इंसान की जो है वो जिंदगी खराब ही करेगा। फिर दुनिया भर के कैंसर और पता नहीं कैसी स्किन की डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से ये निकल कर आती है, तो हम लोग अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसी ऐसी हरकतें कर कर। अच्छा, हम लोग आते हैं कैसे सोइल कॉन्टेमिनेशन के बेसिकली जो कॉन्टेक्ट में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये होगा हवा के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। तेज आंधियां चलती है उसमें से कोई भी ऐसा जो माइन्यूट जो पार्टिकुलेट मैटर है वो आप लोगों की बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है आसानी से, तो इनहेलेशन के थ्रू आ सकते हैं। आप लोग कुछ खाना खाने जा रहे हैं, उस खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, उसके अंदर आप लोग कुछ भी ऐसा कुछ खा सकते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। या फिर आप लोगों की स्किन जो है खुद वो कॉन्टैक्ट में आती है मिट्टी वगैरह के, कोई आप लोग इस तरीके से चीजें कर रहे हो, तो कई सारे तरीके आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इवन घरों में जो खाना बनाया जाता है, ठीक है, और वहां पर ये भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, जो धुआं होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो स्किन की भी डिजीज कर देता है। बच्चे अगर गुडलियों नहीं चलते हैं बेसिकली, आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके से सुना का मतलब देखा भी होगा इस तरीके से। या फिर खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, खेतों में जब यहाँ पर चीजें दवाइयां वगैरह छिड़की जाती हैं तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं।
बाकी क्या कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो गई, ठीक है, लैंडफिल जंक यार्ड हो गए जहां पर वेस्टेज नहीं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, हाईवे कॉरिडोर पार्किंग, ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा देखने को मिलता है, हाउस होल्ड घरों में खाना बनाया जाता है, और फार्मर, तो यहाँ पर ये जो किसानों के खेत होते हैं और वहां पर ये सारे मेन हॉट स्पॉट हैं, इन पे अगर कभी जाओ तो सोच समझ कर जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर सबसे ज्यादा ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। काम नहीं किया जा रहा है इसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जिसको GACS से आप लोग बोलते हैं, ये एक इनिशिएटिव है और ये वॉलंटरी है, किसी के फोर्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर जो प्लेटफॉर्म है ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि मिट्टी तो कम से कम यहाँ पर पोल्यूट होने से बचाई जा सके। तो एम यही है कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पार्टनरशिप, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकें ताकि यहाँ पर जो लोगों की खाना पीना न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन रहे और क्लाइमेट पर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंपावर करना किसानों को, और एक तरीके से पता होना चाहिए किसानों के जो खेत हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट डाले जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कितने लंबे समय से टिकने वाले हैं, बॉडी में कितना उसकी क्वांटिटी पहुंचने वाली है। और इसी के साथ में सबसे जरूरी यहाँ पर यह कि ऑलरेडी पता चला मिट्टी में वो सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, पर फिर भी भरे जा रहे हैं उसको कि हाँ खेत जो है वो अच्छा करना है, ठीक है, तो भी चीजें देखने को मिलेगी। तो समझना पड़ेगा, मछलियां आती हैं कोस्टल एरिया से, उनको बैठा हुआ कोई इंसान खा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और लाए हैं वहां से, कहां से लाए हैं उसको? तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से। तो उनको प्रिजर्वेटिव रखकर लाया जाता है, उनके अंदर कोई ना कोई पेस्टिसाइड मिलाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, पेस्टिसाइड तो नहीं, खैर बेसिकली प्रिजर्वेटिव वर्ड यूज करना है, ठीक है, तो मिलाया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, पर लेकिन वही प्रोटेक्ट करने वाला जो प्रोडक्ट है वो फिर आगे नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। पोल्यूशन हो रखा है, ओशन के अंदर में पन्नियां डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट डाल दे रहे हैं, वहां पर दुनिया भर के जहाज डूब जा रहे हैं, कभी कोई लड़ाई हो जा रही है और वही मछलियां खा रही हैं, और उन्हीं मछलियों को फिर हम लोग खा रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं, घूम फिरकर जो वो नहीं कहते जो बोते हो वैसा ही काटोगे, वही माहौल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा सुनते ही, यार ये क्या है? बायो एक्यूमुलेशन और इसी के साथ में बायो मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको फिर समझ पाओगे। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब आप लोगों ने सुना होगा किसी चीज का इकट्ठा होना, उन्हें कहते हैं एक्यूमुलेट कर लेना, बहुत सारा धन उसने एक्यूमुलेट कर लिया, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा धन उसने इकट्ठा कर लिया। तो यहां पर अगर बात करें छोटी छोटी मछलियां, इनके अंदर जो है कोई भी मरकरी नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये बिल्कुल मजे कर रही है अपनी जिंदगी के, पर लेकिन इन्होंने थोड़े थोड़े बैक्टीरिया खाने स्टार्ट कर दिए, और वो बैक्टीरिया जो कि बेसिकली जिनके अंदर मरकरी थी, ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल था जिनके अंदर प्रेजेंट, वो इन्होंने खाने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे इन्होंने खाया तो इनके अंदर जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब इसने खाया यहाँ पर तो इसके अंदर इकट्ठा हो गया, इसने खाया यहाँ पर इसके अंदर इकट्ठा हो गया, तो ये मछली के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। पर लेकिन जब ये बहुत ही लार्ज स्केल पर हो जाए, यानी कि एक तरीके से ना बहुत ही लार्ज स्केल पर, फिर इसने यहाँ पर मछली खा ली इसने और इसने इसको खा लिया, अब ये ह्यूज लेवल पर हो गया, तो फिर यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन हो गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि छोटी छोटी मछलियां बैक्टीरिया को खा रही हैं, तो उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है मर्क्यूरी का, तब इंक्रीज होता होता है यहाँ पर एक इतना ज्यादा हो जाए तो फिर इसको आप लोग बायो मैग्निफिकेशन बोलने लगते हो। तो एक्यूमुलेशन एक हायर डिग्री है बेसिकली मैग्निफिकेशन जो एक्यूमुलेशन की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन एक हाई लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसी से निकल कर आता है बायो रेमेडिएशन। अब यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि पेड़ पौधे जो हैं वो यहां पर सोख लेते हैं उसको, इसी के चलते अगर हम लोग जानवरों का यूज करें मरकरी को खत्म करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो ये ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जहां पर एक तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रोबीज हो गई, बैक्टीरियाज हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पर ये बेसिकली पोल्यूटेंट खाते हैं, ठीक है, और पोल्यूटेंट खा के कोई हार्मफुल कंटेंट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो बायो रेमेडिएशन जो है वो कई बार ऑयल स्पिल को भी यहां पर खत्म करने के लिए यूज किया है, जो कि समुद्र के अंदर कई बार ना बहुत सारा ऑयल स्पिल, कुछ टैंकर फटा, उसकी वजह से दिक्कतें हो गई, तो उस टाइम पर भी यहां पर बायो रेमेडिएशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायो एक्यूमुलेशन बायो रेमेडिएशन क्या है। यहां पर अभी मैंने सी के बारे में बता दिया, तो कंफ्यूजन में अगर डालकर कल को कोई आप लोगों से पूछने लगे तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई आप लोगों से यहां पर हाइपर एक्यूमुलेटर के बारे में पूछे, ठीक है, या फिर कोई यहां पर बेसिकली फाइटो रेमेडिएशन के बारे में पूछे, तो फाइटो मतलब पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके, पर लेकिन बायो मतलब जीव जंतु का इस्तेमाल कर जब आप लोग कोई पोल्यूशन हटाते हो
तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझना है। तो बायो रेमेडिएशन में भी कोई अब कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों से रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई हैं यार, लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसा टॉपिक था जो काफी डिटेल में यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सारी बातें मैंने एक कर डिस्कस कर दी, कहाँ पर क्या क्या चीजें। तो एक बार बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन है उनके अटेम्प्ट आप लोग करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या पोल्यूशन कहाँ से निकल कर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से जहाँ पर पोल्यूशन जो है वो इंपैक्ट डालते हैं, क्या है यहाँ पर हाइपर एक्यूमुलेटर और एक तरीके से फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है। इसी के साथ में कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ और चीजें भी बताई जो कि बेसिक थी, जैसे एनाबोलिज्म हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें बताई कैसे कैसे चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे फायदे क्या नुकसान है और यहाँ पर किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ये भी सारी चीजें समझाई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सोयल कॉन्टेमिनेशन आखिर होता क्या है, उस चीजों को हम लोगों ने समझा, ठीक है। इसी के चलते हम लोग टच में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर क्या क्या साइट्स है जहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, ग्लोबल लेवल पर इसके लिए क्या कोई अलायंस है यहाँ पर, और ये दो शब्द यहाँ पर बेसिकली जिसको बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और इसी के साथ में बायो रेमेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की एक एक कर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2017 में यहाँ पर पूछा गया और जो भी सेट था उसका क्वेश्चन नंबर 14 था। यहाँ पर ये बात की जा रही है बायो रेमेडिएशन के बारे में, और बायो रेमेडिएशन के बारे में मैंने अभी बताया यहाँ पर बेसिकली जीव जंतु को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्यूशन को मिटाने के लिए। तो बोला गया कि ये एक टेक्निक है जो कि क्लीन अप काम करती है पोल्यूशन को हटाने का, ठीक है, और इनहेंस करती है बायो बेसिकली जो एक तरीके से जो इनहेंस करेगी सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसीजर दैट ओकर इन द नेचर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो चीजें नेचुरली ओकर हो रही हैं उसको प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे इनहेंस करने में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक तरीके से अगर अपने आप डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई आप लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज डाल दी, अपने आप खत्म होती जा रही है वो, तो नेचुरली डिग्रेडेशन हो गया। इंसान को मार देते हैं, मारने के बाद में बॉडी डाल दी तो वो भी अपना आप डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ये बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसीजर को ये बढ़ाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे, आप लोगों ने सुना होगा कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। आप लोगों से मैं बोलने लगूं कि 100% आप लोग एक एक पॉइंट जो है सिलेबस का कंप्लीट करके सारी चीजें कंप्लीट करके जाओ, तब जाके आप लोग पेपर देना। आज तक किसी का ना हुआ है ना कभी होगा कि ये कोई ऐसा इंसान हो धरती पर सारे सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट कवर करके गया हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई साहब, सारी चीजें बिल्कुल रट के गया, चाट के गया है। नहीं होती है कंप्लीट चीजें कभी भी, बिल्कुल सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, चांद में भी दाग रहता है, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो यहां पर कंप्लीटली ट्रीटेड का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ट्रीट कर डालेगा कंप्लीटली, तो ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है। तो यहां पर जहां भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया, ये सारी चीजें ऐसी होती है ना, कंप्लीटली एक तरीके से पूरा हो गया सारी चीजें हैं, कोई ऐसी एक हाइपोथेटिकल बोले या फिर एब्सोल्यूट कोई ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिले कि ऐसा बिल्कुल हो गया डन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली गलत देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पर, ठीक है। अब बोला जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैन यूज किया गया, यूज टू क्रिएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अब बोला गया कैन कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में कर लेंगे, पर लेकिन कर लेंगे जरूर। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अटपटे से पूछ रहे आते हैं, वो किसी से होते ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर फिर भी आप लोग कॉमन सेंस कुछ यूज करो तो उसमें लगाओ तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बोला गया कि यहां पर CGASCA यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये एक आउटकम है क्लाइमेट स्मार्ट जो समिट हुई थी पेरिस के अंदर 2015 में। नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट ना गलत ही होती है, किसी फेमस चीज को आप लोगों के सामने रखेंगे और इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर गलत हुआ करती हैं, ठीक है। जिसमें ना कोई आप लोगों को पहले ही फेमस चीज कोई ऐसी चीज है, अच्छा ये तो हो गई यार, क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है, एग्रीकल्चर के बारे में, हाँ कुछ ना कुछ वहीं पे ही होगा, पेरिस क्लाइमेट बहुत सुना है, कभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर भाग गए थे, कभी ओबामा खींचकर वापस लेकर आ रहे हैं, तो उसी में कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो मेंबर है यहाँ पर, इसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता है। ये बेसिकली नॉर्मली आप लोगों को मैक्सिमम इंटरनेशनल अलायंस ऐसी देखने को मिलेगी जहां पर चीजें बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। इंडिया जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है क्रिएशन में, यानी कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा इसको क्रिएट करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। ऐसे कोई यहाँ पर इसके सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ये कंट्री है जिनके द्वारा यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है, वहां पर उसमें इंडिया की कुछ एनजीओ होती कि हाँ इंडिया की एनजीओ नहीं चले जाते, जैसे हमारी साइड से कोई पार्टिसिपेट करने चला गया, पर पर्टिकुलर इंडिया एज ए कंट्री नहीं वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था कि हाँ इंडिया ने काम किया है, तो उसके कोई ऐसे सबूत नहीं है पक्के। तो इस स्टेटमेंट के जो कि ऐसी धुंधली सी है जिसके कोई सबूत नहीं है, वरना कनाडा हो गया, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, इनके द्वारा तो पूरा काम किया गया है। हमारी कुछ एनजीओ भी थी वहां पर एज ए इंडिया नहीं था पर्टिकुलर वहां पर।
तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बेसिकली गलत होगी। तो आंसर ओनली सेकंड सही है यहाँ पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, अगर पता हो तो थोड़ा सा आइडिया लगा सको, अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया तो आप लोग अटेम्प्ट कर लो थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करके, वरना ऐसे क्वेश्चन अक्सर छोड़ दिया करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस के हैं और आप लोग अगर नेचुरली भी अगर किसी चीज को देखते हो तो आप लोग इसको समझ जाओगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी रहेगी जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता रहेगा, और कुछ स्टेटमेंट ऐसी रहेगी आप लोग देखते ही उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया पहली स्टेटमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि घास फूस पेड़ पौधे पत्तियां सोइल के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप लोगों को क्या लगता है अगर मिट्टी के अंदर में यहां पर अगर जो आप लोग ये लगा दें बेसिकली घास फूस ये सारी चीजें हैं और ये गल सड़ जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो मिट्टी जल्दी से सूखती नहीं है। ठीक है, एक तरीके से लंबे समय तक वो मिट्टी जो है वो आप लोगों को गीली गीली नजर आएगी, जिसके अंदर घास फूस ये सारी चीजें मिली रहती हैं। अक्सर ये चीज देखी होंगी, इसी को नॉर्मली दलदली फॉरेस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर कुछ इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर मिट्टी देखी होगी, घरों में भी गमले लगा दिए जाते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा इसमें नहीं एक पत्तियां पड़ी होंगी टूटी फूटी और उसकी वो थोड़ी सी गल बल गई होंगी, तो वहां पर ज्यादा आप लोगों को एक तरीके से ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जिसमें बिल्कुल भी नहीं है पत्तियां वगैरह, है कि नहीं? आप लोग खुद बताइए। तो अगर ये कॉमन सेंस का आप लोगों को पता है तो अकेली ये स्टेटमेंट आप लोग की बता रही है कि गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर ये, और तीनों की तीनों गलत स्टेटमेंट है। आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो और आप लोगों को जरूरी नहीं है सोइल डज नॉट, बोला गया कि सोइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। ये आप लोग को पता है नहीं पता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसी से क्वेश्चन पढ़ लिया। अगली स्टेटमेंट ऐसी दी थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है। ठीक है, इरिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट सम एग्रीकल्चर लैंड। एक तो कैन लगा दिया फिर सम लगा दिया, अगर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी तो सब में करेगी, ऐसा थोड़ा ना कि कुछ में कर दिया कुछ में नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट रहेगी, यूपीएससी दिमाग के साथ में खेलती है। प्रीलिम्स से ही यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट कर देती है और एंड तक खेलती है। अगर आप लोग ये चीज समझ जाओगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से करके निकल जाओगे। 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सबको ये लगा कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। बात की जा रही है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में। तो ये जो काफी ज्यादा न्यूज में था, ये प्लांट क्यों था न्यूज में, ये इसकी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आप लोग यहां पर देखें कुछ ऐसा प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर आप लोग देखते हैं। तो ये द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया था 2018 में। आप लोग यहां पर इसकी न्यूज देख सकते हैं फरवरी के महीने में। ये नीचे देख सकते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो ये क्यों न्यूज में था, तो इसका अगर नहीं पता है तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पर रिड्यूस कर देता है बायोडाइवर्सिटी जिस भी एरिया में लगाए जाते हैं, यानी कि उससे लिपट कर उसकी कहानी खराब कर देता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये इसकी वजह से यहां पर काफी न्यूज में था, बेसिकली कोयम्बटूर केरला वाले रीजन में, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में काफी ज्यादा आ गया था। इसके लिए अलग से गवर्नमेंट जो है स्टेप उठाने की बातें कर रही थी, तो ये इसकी वजह से यहां पर न्यूज में था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रेगुलरली आप लोगों से यहां से एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो पूरा टॉपिक इस तरीके से कवर करा दिया है कि क्वेश्चन के साथ में, कि कल को आप लोगों को पता रहे और एग्जाम में आप लोग अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बता सकते हैं अच्छा लगा, या फिर थम्स डाउन देकर बता सकते हैं बुरा लगा। जैसा भी हो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी। गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ में जो भी जहां पर भी डाउट होगा वो आप लोग पूछना, ताकि आगे कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इशू की गई गाइडलाइन, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स के लिए, तो आसानी से कर सके, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जीएम क्रॉप में अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि हमारे देश में भी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके बिना किसी टेंशन के। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। आखिर यहाँ पर ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, और वही बीमारी जो थी उसके माँ बाप को थी। इस बच्चे को ये बीमारी होगी, आगे ये बच्चा बढ़ा और बढ़ने के बाद में इसकी शादी हुई, इसके खुद के बच्चे हुए, और वो बीमारी जो है इसके बच्चों को भी ट्रांसफर होगी। सेम पैटर्न आगे देखने को मिला, ये बढ़ा, इसके बच्चे पैदा हुए, वो सेम बीमारी बच्चों को ट्रांसफर होगी।
ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक जेनेटिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि ये दर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती चली जाएगी अगर ये कोई खतरनाक बीमारी रही तो इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये जरूरी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई जा रही है। हमारे अकेले देश में आप लोगों को लगभग 130 करोड़ के करीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन हमारे पास में जमीन उतनी की उतनी है, पृथ्वी एक ही है, उतनी की उतनी रहने वाली है। तो पहले जितनी हम लोग यहाँ पर गेहूं साग सब्जी जो उगाते थे वो वहां पर काफी ठीक से हम लोग यूटिलाइज कर पाते थे, काम चल जाता था। पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कम जमीन में ही ज्यादा पैदावार अगर करनी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वर्जन निकल के आया कि कम एरिया में ही अच्छी पैदावार आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, वरना पहले बहुत सारी फसल जो थी वो बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी चीजों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आए यहाँ पर। अब एक टर्म जो है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, पहले आप लोग वो समझिए, जिसको आप लोगों को बेसिक चीजें जिसको कहते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर दो चीजों में, एक तो बोलते हैं आप लोग जीएम, ठीक है, बेसिकली आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक तो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं जीन एडिटिंग और यहाँ पर ये हो गया जीन एडिटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है और नाम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एडिट करना है, एडिट मतलब कुछ चीजों को काटो और काट के इसको फेंक दो और फिर यहां पर जो है इसको आपस में यानी इसको यहां से यहां पर जोड़ दो, इसको यानी कि ये हटाओ, इसको डिलीट कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, यानी कि बाहर का कोई भी माल जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया है, ये जो इसका ही ओरिजिनल कंटेंट रहा है, बाहर से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, किसी को कोई बीमारी है तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो बीमारी वाला डीएनए है वो कट कर बाहर निकाल दिया। अब इसी पीढ़ी में ये बीमारी जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीमारी नहीं पहुंचेगी अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली हुई आ रही है। तो ये आप लोगों को यहां पर बेसिकली ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, यहां पर एडिट करना है पर यहां पर मॉडिफाइड करने हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुरानी बाइक है, आप लोगों को मॉडिफाइड करवानी है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लगवाते होंगे ना कि हाँ यार ये लाइट लगवा देना, ये गद्दी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, गार्ड भी, आप तो आज के डेट में गाड़ी भी मॉडिफाइड करवाते हैं, इंसान अपने थोपड़े को मॉडिफाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी हीरो हीरोइन जो है वो अपने जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा मोटा करा रहे हैं, कोई यहाँ पर अपनी आंखों की भौं को सही करवा रहा है, कोई चेहरे का जो बेसिकली जो देखने का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करवा रहा है। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चीजें लगती हुई नजर आएंगी। तो जब यहां पर इस चीज को हटाया जाता है और हटाने के बाद में इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज लाई जा रही है इसके बीच में, तो उसको आप लोग यहां पर क्या बोल देंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उसमें कोई बाहर का कोई फॉरेन जीन ऐड किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, पर लेकिन इसमें नहीं किया जाता है जीन एडिटिंग में। तो यहां पर ये जो जीन एडिटिंग के लिए लिखा हुआ है यहां पर CRSPR, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये CRISPR-Cas9 क्या है, यहां पर इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक जीन एडिटिंग कैंची आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, कैंची का यहां पर आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा, यानी कि एक तरीके से जो जीन एडिट किया जाता है यहां पर जो काटा जाता है, तो ये कैंची इस्तेमाल की जाती है इसको कट करने के लिए। आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यहां पर एक कैंची बोल सकते हो। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड सोर्ट, इसी के साथ में पैलिंड्रोमिक ये है रिपीट्स, तो ये इसका नाम रखा गया है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इस न्यूज में थी और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अभी अपने रूल रेगुलेशन नोटिफाइड किए गए। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर सेफ्टी असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जीन एडिटिंग अगर करनी है 2022 में प्लांट्स के अंदर में, तो उसको अलाउ किया जा रहा है और सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे अच्छे से, सबको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलेगा जीन के जो प्लांट्स के अंदर में। तो यहाँ पर पहले एग्जेम्पशन दिया गया है, जो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। वो नहीं मैं बोलने लगूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जाकर लिखने और मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार। ठीक है, जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है, अगर आप लोग अप्रूवल नहीं लेंगे मतलब वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, पर लेकिन टेलीग्राम में अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है, फेसबुक में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है। ठीक है,
तो एक तरीके से ये यहाँ पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी, इससे यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा काम करना है। अब वो अप्रूवल हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन जो है वो वेरियस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके चलते एक साइंटिफिक गाइडलाइन रहेगी जिसके बेस पर यहाँ पर ये अपने काम कर सकते हैं। क्रॉप्स के अंदर यहाँ पर ये चीजें लेकर चल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पर, बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है? जो पर्टिकुलर कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो ये किसके तहत आती है? अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसके अंदर आती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी होती है, ये बेसिकली रीनेम की गई है। फिलहाल अभी इसका जो नाम है, पहले यहां पर 2010 के बाद में इसको रीनेम किया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये मिनिस्ट्री अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर बेसिकली यूज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, इनके बारे में सारा ये एक कहानी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। इसको जो चेयर किया जाता है, कमेटी जो चेयर की जाती है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर करता है, जो कि एक IAS ऑफिसर रहता है। इसी के साथ में जो मेंबर रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट और एक तरीके से जो कि मिनिस्ट्री के जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ताकि कोई भी स्टडी की जाए तो वो कोई ऐसा ना बन जाए कि चमत्कार बन गया, बनाना कुछ चाह रहे थे कुछ और बना दिया और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर होनी चाहिए जिसको फॉलो करना है और उसी के पैटर्न को लेकर चलना है। काट पीट तो डाल दिया, पता नहीं कुछ ऐसा तोड़ मोड़ कर जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया कि वो भाई साहब यहां पर कुछ और ही बवाल बन गया और फिर उसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलना है। यही कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में, यहां पर इमैनुअल ये चारपेंटर और जेनिफर डोडेन, ठीक है, डोडेन। तो यहां पर इनको बेसिकली यही जो CRISPR-Cas9 जो मेथड था जीन एडिटिंग का, इसी को यहाँ पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी को यहाँ पर यूज करने के लिए, तो यहाँ पर इसी को डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जीन को मॉडिफाइड कर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी यहाँ पर बेसिकली ठीक किया जा सके। यही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया DNA टेम्पलेट्स। तो ये एडिट करने का प्रोसीजर इनके द्वारा यहाँ पर और अच्छे से गाइड किया गया। तो नोबेल प्राइज, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर करके जाने हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का बन ही जाता है बिना कोई डाउट के। तो 2 कम से कम आप लोग नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर किसके? बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो आप लोग खुद बता दीजिए यहाँ पर कि किसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अगर कोई मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये, ठीक है। तो पूछा गया Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर, ये क्या है बेसिकली एक सीजर है, ठीक है। तो एक मोलिकुलर सीजर है जो कि टारगेट करती है जीन एडिटिंग को। बायो सेंसर है, ठीक है, जीन है जो कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हर्बिसाइड्स है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना अभी कैंची है एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो। एक ही आर्टिकल जो है कई बार वहाँ पर उस टाइम पर मैंने एडिटोरियल के अंदर भी यहाँ पर कवर किया था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर GM मस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर काम कर रही थी और बार बार काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे थे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी के नाम पर बिल्कुल, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये मिलकर काम किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वो आप लोगों ने सुन रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को यहाँ पर,
तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आराम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आप लोगों के। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कॉमन सेंस का 2017 में। बोला गया कि यहाँ पर जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग बार बार हम लोग बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के रेफरेंस में न्यूज़ में भी थी यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको यूज़ किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर, डिजीज कोई भी है, यहाँ पर कोई ड्रोथ टोलरेंट कोई क्रॉप आप लोग ला सकते हैं ताकि यहाँ पर सूखा पड़ता है उसमें भी हम लोग खेती कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर इसको उगा सकते हो, हेल्प करती है टाइम रिड्यूस करने में। और इसी के साथ में कोई भी ऐसा पैथोजन है उसको आप लोग हटा सकते हो, बेसिकली क्रॉप के साथ में उसका रिलेशन खत्म कर सकते हो, कोई भी ऐसा रोगाणु है तो यहाँ पर। तो ये बोला गया है। जी हाँ, सारे की सारी स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बोला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है यार बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करते होंगे यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, अगर यही आप लोगों को पता है अकेली तो आप लोग आंसर दे देंगे आराम से यहाँ पर। नहीं, इसके अंदर नहीं आती है भाई साहब, अभी तो बताया आप लोगों को यहाँ पर किसके अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करती है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बाकी की दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, तो इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। और दोस्तों लेक्चर बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, तो ये जो चीज़ है जो नेशनल न्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें डाल तो दी हैं, तो इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ जो है यहाँ पर डाल दी गई हैं, एक एक कर आप लोग इनको देख लेना। वोकेबलरी वगैरह भी है, क्वेश्चन भी हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर फ्री बोलोगे तो कल इनको एक बार रिवाइज करा दूंगा, अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा तो ये सारी चीजें पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए और टेस्ट सीरीज में बेसिकली आप लोग उसको सीरियसली लीजिएगा यार, क्योंकि टेस्ट ही आज द एंड ऑफ द डे आप लोगों को सिलेक्शन कराने वाला है, ठीक है। तो इनको देख लेना और बाकी ऑप्शनल के बारे में डेमो देखकर ही ऑप्शन लेना। मुझे नहीं लगता कि वैसे ज्वाइन करना चाहिए, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी सर हम तो सिंक्रोनस नहीं कर पा रहे, क्योंकि फुल ऑप्शनल एक ही टीचर पढ़ाते हैं। तो अगर किसी ऑप्शनल में कोई दिक्कत आए तो फिर टीचर जो है वो चेंज करने का मतलब पूरे सब्जेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डेमो देखकर ही आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी फीडबैक जरूर दे दिया करो, क्लासेस में है जो यहाँ पर या वहाँ पर, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, इससे अच्छा लगता है। और आप लोग अपना यहाँ पर रेटिंग भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर। अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कराते हो। और जिस तरीके से चल रही है चीज़ें यार बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, लग नहीं रहा था इतने शानदार तरीके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर आप लोगों का जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सीरियस कैंडिडेट है, टीचर को भी मजा आ रहा है, कह रहे हैं सर आपके बच्चे बड़े सीरियस हैं पढ़ने के लिए, जो बेसिकली तो अच्छा लगता है वो सुनकर कि हाँ बच्चे जो है इस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, अपनी लाइफ को आगे लेकर चलो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।